हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लास्ट की जो तीनों आपके टॉपिक है, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं विभव मापी। ठीक है, विभव मापी का क्या काम है कि विभव मापी के द्वारा हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं। दो सेलों को वैद्युत वाहक बल, अगर दो सेल हमारे पास है, चाहे दो सेल हो, तीन सेल, कितने भी सेल हो, ठीक है, सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में विभव मापी का उपयोग किया जाता है और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भी निकालने के लिए विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है विभव मापी का प्रयोग किया जाता है और विभव मापी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है इसका भी प्रैक्टिकल आप लोगों को 12th में करना है। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिकल भी तैयार हो जाए और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो भी तैयार हो जाए। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, विभव मापी, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल मीटर। तो अगर हम विभव मापी की बात करें तो इसका काम क्या है? ठीक है, विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, सेलों के, या सीधे लिखो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, विद्युत वाहक बल की तुलना, ठीक है, तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये विभव मापी के जो है प्रयोग हैं। ठीक है, और विभव मापी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो विभव मापी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो है होता कैसे है। तो इसमें जो है जो हमारा तार होता है वो 10 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 10 मीटर लंबा होता है। लेकिन 10 मीटर लंबी तार वाला सर्किट हम नहीं बना रहे हैं। जो आपको यूज करना है, यानी जो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में जिसका प्रयोग ज़्यादा है, जो ज़्यादा पूछा जाता है, उसकी सर्किट हम ड्रा कर रहे हैं। बाकी 10 मीटर लंबी तार वाली भी सर्किट जो है बुक में दी हुई है। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए, इसमें क्या होता है कि ए बी, ठीक है, जो हम आपका तार ले रहे हैं ये 10 मीटर लंबा होता है। घुमा के ऐसे लगता है, लेकिन यहाँ पे जो है डेरिवेशन में जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही दिखाया जाता है। ये हमारा एक तार हो गया ए बी। ठीक है, यहाँ पे आपका लगा होता है एक सेल। ठीक है, एक सेल या एक बैटरी यहाँ पे लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बैटरी लग गई। फिर यहाँ पे लगता है आपका धारा नियंत्रक। ठीक है, क्या लगता है? धारा नियंत्रक। और फिर उसके बाद यहाँ पे होती है कुंजी के। ठीक है, और इस कुंजी से होते हुए इसको दूसरे सिरे बी से क्या कर दिया जाता है? कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्या है आपका? ये है कुंजी। ये क्या है? ये आपकी धारा नियंत्रक, यानी जिसकी सहायता से हम दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे, सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें? जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें? तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहां आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं,
वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। धारा को नियंत्रण करते हैं, धारा नियंत्रक, ठीक है। और ये जो है आपकी क्या है, बैटरी, ठीक। ये हो गई हमारी प्राथमिक सर्किट, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। थोड़ा सा सुधीर सर बोल रहे थे कि लिखते समय थोड़ा साइड हो जाइए, शायद कवर हो जाता है लिखते समय, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गई आपकी प्राथमिक सर्किट। ये कौन सी सर्किट हो गई, इसको बोलते हैं प्राथमिक परिपथ, ठीक है। सर्किट को हिंदी में बोलते हैं परिपथ। ये आपकी प्राथमिक परिपथ। अब जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उस सेल के धन सिरे को यहां इसके, ठीक है, धन सिरे से यानी कि बिंदु A से जोड़ते हैं। मान लेते हैं एक हमारा दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ये हम दूसरा सेल ले लेते हैं प्लस माइनस, ये इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं कितना है, E, और इसी E का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो जिसका विद्युत वाहक बल निकालना होता है उसके प्लस सिरे को बिंदु A से जोड़ते हैं और माइनस सिरे पर एक जॉकी लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, एक जॉकी J लगा देते हैं, ठीक है। ये आपकी जॉकी हो गई J, ठीक। बात समझ में आई। ये आपकी क्या हो गई, एक जॉकी J हो गई। अब होता क्या है इसमें, ये भी ध्यान से समझो, ठीक है। चलिए वो तो अभी समझाते समय सर्किट बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है आपके विभव मापी का सर्किट है, ठीक है, जिसे आपको समझना है। अब इसका सिद्धांत देखिए, ये जो है आपके व्हीटस्टोन सेतु पर नहीं बेस्ड है, ये इसका अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे ये हमारा तार AB है, ठीक है, एक समान व्यास का होता है। इसकी मोटाई तार की हर जगह क्या होती है, समान होती है। ऐसा नहीं कि कहीं पे मोटा और कहीं पे पतला हो, ये क्या होता है, एक समान व्यास का होता है। इसको एक प्राथमिक परिपथ से जब जोड़ा जाता है बैटरी B के द्वारा, तो आपके जो तार AB हैं, AB के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। कितना, तार AB के सिरों के बीच क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। और वो विभवांतर कितना होता है, VAB, जिसका मान बिंदु A पर विभव का मान ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम बिंदु B की तरफ बढ़ते जाते हैं तो विभव का मान क्या होता जाता है, गिरता जाता है, ठीक है। यानी बिंदु A से जैसे हम B की तरफ बढ़ रहे हैं, दूरी हमारी बढ़ रही है, तो विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो मान लेते हैं इस तार की विभव प्रवणता कितनी है, K है। विभव प्रवणता कितनी है, K, ठीक है। और इस चालक तार की जो आपकी AB है, AB की लंबाई हमने मान लिया है कितना है, AB इक्वल टू L है। कितना है, AB इक्वल टू L। बात यहां तक समझ में आई, बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यहां तक लिख लोगे ना। इसमें क्या लिखना, देखो, एक 10 मीटर लंबा तार AB होता है जिसे एक प्राथमिक परिपथ में जोड़ा जाता है। प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी, ठीक है, बैटरी V लगी होती है, इसको आप B और बैटरी B होती है, जिसके धन सिरे पर बिंदु A और ऋण सिरे को, ठीक है, ऋण सिरे पर एक धारा नियंत्रक के बाद कुंजी, और कुंजी से होते हुए बिंदु B पर जोड़ा जाता है, ठीक है। यहां तक स्पष्ट। उसके बाद जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल निकालना होता है, उस सेल के धन सिरे को हम बिंदु A पर, ठीक है, तथा ऋण सिरे को बिंदु B पर या ऋण सिरे पर एक जॉकी के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, जॉकी के द्वारा जोड़ दिया गया। अब होता क्या है कि जो आपका तार AB है,
ये बैटरी के द्वारा जुड़े होने के कारण इसके सिरों के बीच क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर कितना, BAB, जिसका मान बिंदु A पर ज्यादा और बिंदु B पर कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बिंदु A से B की तरफ जाते हैं तो विभव का मान घटता जाता है और इसी यानी दूरी के सापेक्ष विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और मान लिए हमने तार का विभव प्रवणता कितना है, ये आपका विभव प्रवणता है। ठीक है, ये आपका क्या है, विभव प्रवणता के है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब होता क्या है कि इस जॉकी के सिरे को, ठीक है, तार AB के, ठीक है, तार AB के बिंदु A की ओर अगर हम टच कराते हैं, मान लो इसको हम इधर कहीं टच कराएं, ठीक है, जॉकी को इस साइड टच कराते हैं यहां पे, ठीक है, मान लेते हैं बिंदु P1 पर हमने टच कराया तो सुई में विक्षेप A की ओर यानी कि बाईं ओर। ठीक है, और अगर हम इसको बिंदु B की ओर टच कराते हैं, किसकी तरफ, बिंदु B की ओर टच कराते हैं, सुई में विक्षेप किधर, दाईं ओर। ठीक है, A की तरफ टच कराया तो बाईं ओर, B की तरफ टच कराया तो दाईं ओर। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा P2 है। ठीक है, P2 पर हमने टच कराया तो विक्षेप दाईं ओर। तो इससे एक बात का साफ साफ पता चलता है कि P1 और P2 के बीच में कोई एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर विभव मापी में, यानी जो आपका ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी, यानी ये बिल्कुल 0 पर होगा। तो मान लेते हैं इसके बीच में कोई बिंदु P है, इसके बीच में क्या है, कोई बिंदु P है जहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। ठीक है, अब क्या है, तो जब इस शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है तो तार A से P तक का जो विभवांतर है, तार A से P तक का जो विभवांतर है वही विभवांतर क्या होगा, सेल के विद्युत वाहक बल का। ठीक है, तो सेल के विद्युत वाहक बल का मान तार AP के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है, ये इसका प्रिंसिपल है। बात समझ में आ गई, यहां तक दिक्कत नहीं है ना किसी को। लिखा जाए अब इसको, चलिए लिखा जाए। ठीक है, माना तार AB के सिरों के बीच विभवांतर VAB है, कितना है, VAB, तथा तार A के सिरे A से V की तरफ, A से B की तरफ। अच्छा एक चीज बताइए सभी लोग, कल मैंने कहा था आप लोगों से कि मीटर से तो प्रैक्टिस कर लेना, तो कितने बच्चे प्रैक्टिस किए थे घर पर, कितने बच्चे प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, और जितने भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और जो कुछ भी आपको होमवर्क में मिले, ठीक है, और उसे सॉल्व करके उसकी फोटो खींच के आप टेलीग्राम पे पर्सनली मुझे भेज दिया करिए। ठीक है, BAB सिरे A से B की तरफ बढ़ने पर विभव का मान घटने लगता है, विभव का मान घटने लगता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और दूरी के सापेक्ष विभव के मान में, ठीक है, विभव के मान में होने वाली इस कमी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, विभव के मान में होने वाली कमी को, ठीक है, विभव के मान में दूरी के सापेक्ष, ठीक है, दूरी के सापेक्ष होने वाली कमी को
विभव प्रवणता कहते हैं। माना तार का विभव प्रवणता K है, ठीक है, जिसका मान लिया गया कितना, कैपिटल K, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब इसका मान K है तो पूरे तार AB का विभव, ठीक है, तो तार AB का विभव, AB का नहीं, AB के सिरों का, ठीक है, या सीधे सीधे AB के सिरों के बीच विभवांतर कितना माना गया, VAB, लिखो VAB इक्वल टू K इंटू चालक तार की टोटल लंबाई KL, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। बात यहां तक समझ में आ गई। अब देखो आगे, माना एक द्वितीयक सेल, ठीक है, एक द्वितीयक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कितना मान लें, E, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, उसको हमने, ठीक है, उस सेल के धन सिरे को A से और ऋण सिरे पर एक जॉकी लगा दिया गया, ठीक है। फिर ये जो बोल रहे हैं इसको लिखना है, अब जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग लिखिए, ठीक है। उसके बाद जॉकी के एक सिरे को बिंदु A की तरफ टच कराए तो धारा मापी में विक्षेप जो है, यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर है, ये धारा मापी में विक्षेप जो है बाईं ओर मिलता है। किधर, बाईं ओर मिलता है, ठीक है। और जब बिंदु B की तरफ टच कराते हैं तो विक्षेप दाहिनी ओर मिलता है, दाईं ओर मिलता है। तो इन दोनों बातों से एक बात स्पष्ट होती है कि P1 और P2 के बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जहां पे धारा मापी के विक्षेप जो है वो कितनी होगी, शून्य होगी, ठीक है, या शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी, ठीक है। तो हमने मान लिया धारा मापी में, ठीक है, बिंदु P पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। माना बिंदु P पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है, ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। तब द्वितीयक सेल का विभवांतर, ठीक है, या सॉरी, द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल निकालना ना, EMF। द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर किसके होगा, तार AP के सिरों के बीच विभवांतर BAP, ठीक है। BAP, तार AB के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, BAP इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, बराबर कितना, ये, तो ये होगा आपका विभव प्रवणता गुणे तार AP की लंबाई। ये भाई विभव प्रवणता से, यानी समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से यही चीज तो है। पूरे तार की लंबाई L मानी गई थी, तो पूरे तार का विभव कितना, विभव प्रवणता गुणे तार की लंबाई, ठीक है। तो अब अगर हम मान लें कि माना तार AP की लंबाई स्मॉल n है, माना तार AP की लंबाई स्मॉल l है, तब VAP इक्वल टू कितना हो जाएगा, KL होगा। और यही तार AP के सिरों के बीच विभवांतर जो है VAP द्वितीयक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, ठीक है। तो एक लाइन इसको भी लिख लो, और ये आपका फाइनली फार्मूला डेराइव हो गया जो हमें निकालना था। आज बच्चों पता नहीं क्यों खांसी आ रही है, पता नहीं क्या रीजन है, आई डोंट नो रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तार AP के सिरों के बीच
का विभवांतर द्वितीयक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, और द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कितना माना गया? E इजकल टू VAP इजकल टू कितना? KL। ठीक है, यही जो है आपका फार्मूला। ठीक है, यही आपका फार्मूला, जहां पे K क्या है? तार का विभव प्रवणता, L क्या है? इसकी लंबाई, जहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिली हुई है। अब होमवर्क में एक बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नोट कीजिए, इसको खुद ट्राई कीजिए, नहीं आए तब हमसे पूछिए, तब मैं कल इसको डिस्कस करूं। दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन नोट कीजिए, सेलों के EMF यानी कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तुलना। अब मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखो। मान लेते हैं दो सेल जिसके विद्युत वाहक बल की हमें तुलना करनी है। ठीक है, दोनों सेल, पहले सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E1 है, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। ठीक है, दोनों सेल को आप यहीं पे कनेक्ट कर लोगे। जैसे ये पहला सेल आपने कनेक्ट किया है, यहां तक समझ में आ गया ना? इसको मिटाते हैं। देखो, ये आपने मान लो पहला सेल कनेक्ट किया, इसका विद्युत वाहक बल E1 है। ये आपने दूसरा सेल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसका विद्युत वाहक बल क्या है? E2 है। ठीक है, इसको भी इस जॉकी से जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे कुंजी लगा दी गई, एक कुंजी K। ठीक है, यहाँ पे एक कुंजी लगा दी गई, यहाँ पे K1 लगा लिया हमने, यहाँ पे K2 लगा दिया। एक समय में एक कुंजी ऑन करोगे। सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन किया, तो जब कुंजी K1 को ऑन करोगे तो पूरा प्रोसेस यही करोगे। ठीक है, इस जॉकी को इधर उधर करोगे। ऐसी कंडीशन में आपका दूसरा सेल काम नहीं करेगा, E2 वाला। ठीक है, ये सेल E1 वाला एक्टिव रहेगा, ये वाला। ठीक है, ये सेल एक्टिव रहेगा। तो इसकी वजह से मान लेते हैं कोई लंबाई हमको मिलेगी, तो जो लंबाई मिलेगी उसको हमने नाम दे दिया L1। ठीक है, कितना ना, इसकी वजह से जो लंबाई मिलेगी वो L1 पर मान लेते हैं, यहां से यहां तक मिल गई। इसके बाद इस कुंजी को ऑफ कर दोगे, इस कुंजी को ऑन करोगे तो ये सेल काम करेगा। तो इसकी वजह से जो विद्युत वाहक बल मिलेगा, यानी इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति जब ढूंढोगे तो वो किसी और लंबाई पर मिलेगी। किस पर? किसी और लंबाई, हो सकता है L2 लंबाई पर मिल जाए। यहां से यहां तक देखो, एक सेल लगा था तो L लंबाई पर मिला था ना, कहां गया ये? AP पहला वाला, जब सेल ऑन करोगे तो इसी तरीके से L1 लंबाई, दूसरे वाले की तरह दूसरा वाला जब अप्लाई करोगे तो L2 लंबाई पर मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, और तार का विभव प्रवणता दोनों के लिए सेम है। तार की विभव प्रवणता हमेशा क्या होगी? K ही होगी। तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर K L1, समीकरण नंबर 1। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 बराबर क्या मिल जाएगा? K L2, समीकरण नंबर 2। भाग कर दो, तुलना हो गई। तो E1 बटे E2 बराबर क्या हो जाएगा? K से K कट जाएगा, आ जाएगा L1 बटे L2। ठीक है, अगर L1 L2 का मान बराबर आ गया तो यानी शून्य विक्षेप की स्थिति पहले सेल के कारण जहां मिल रही, वहीं अगर दूसरे सेल के कभी कारण मिल जाएगी तो समझ लो दोनों का विद्युत वाहक बल बराबर होगा। ठीक है, दोनों का विद्युत वाहक बल बराबर होगा, और L1 का मान ज्यादा होगा तो E1 का मान ज्यादा होगा। जिसकी लंबाई ज्यादा आएगी उसका विद्युत वाहक बल ज्यादा आएगा। ठीक है, ये दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना है। बात समझ गए बच्चों? कर लोगे? आई होप कर लोगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार शुरू से दोबारा देखना, पहले इसका सिद्धांत समझना और फिर उसी पर ये बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, पहले जहां पे हमने सेल E लगाया था वहां पे आप लोग पहले E1 लगा देना और जो लंबाई मिलेगी उसको L1 नाम दे देना। ठीक है, उसके बाद इसको ऑफ, इसको ऑन, E2 काम करेगा तो लंबाई L2 मिलेगी और सेल का विद्युत वाहक बल E2 हो जाएगा। तो E2 का मान निकल आएगा, भाग कर देना समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ओके, कर लोगे। और हाँ, अनअकैडमी पे कल मेरी क्लास जो है सुबह के 10:30 पर है। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन को